हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर एचएएल के एक कमेंट पर। आपको याद होगा जब से इंजन डिलीवरी की खबरें सामने आई और उनमें संभावित डिले की खबरें सामने आई, तो हम जैसे जो दूसरे डिफेंस एंथुजियास्ट हैं, इनके मन में एक प्रश्न हमेशा से उठता रहा कि आखिरकार जब हमें पता है कि इंजन के साथ इतने इश्यूज हैं, इनकी डिलीवरी प्रभावित हो सकती है, तो क्यों हम इन्हीं इंजन्स को लेकर के टिके हुए हैं और क्यों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसी दूसरे इंजन की तरफ गौर नहीं कर रही है। क्योंकि ऑप्शन के तौर पर हमारे पास कई इंजन्स यूज़ किए जा सकते हैं और हमने आपको M88 और EJ200 के बारे में जब वीडियो बनाई थी तो बताया भी था कि जनरल इलेक्ट्रिक का एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। तो यहाँ पर अब एचएएल ने खुद इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है और उनके इस स्पष्टीकरण के बाद से शायद अब डिबेट भी खत्म हो जाएगी और वो लोग जो इंजन स्वैपिंग की बात कर रहे हैं उनके लिए ये एक परफेक्ट आंसर हो सकता है एचएएल से। दरअसल एचएएल खुद इस चीज़ को लेकर परेशान है कि जो इंजन डिलीवरी है इसमें डिले से एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्रभावित होगा और ऐसे में जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की टाइमलाइन है ये भी प्रभावित हो रही है। लेकिन एचएएल ने पूरी तरीके से उन अटकलों को यहाँ पर दरकिनार कर दिया जहाँ पर इंजन स्वैपिंग या इंजन रिप्लेसमेंट की बात की जा रही थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि इंजन चेंजिंग का अभी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर हमें ऐसा करना पड़ा तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसके लिए एयरक्राफ्ट के रियर फ्यूजलाज में, यानी आसान शब्दों में बात करें तो एयरक्राफ्ट का वो हिस्सा जहाँ पर इंजन को प्लेस किया जाता है, यानी जो पिछला हिस्सा है, वहाँ पर एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। इसमें हमें एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चरल चेंजेस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और इसके अलावा जो इंटरनल फ्यूल सिस्टम है वो भी हमें वहाँ पर परिवर्तित करने पड़ेंगे, यानी उसमें भी जो मॉडिफिकेशन है वो करना पड़ेगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चीज़ अगर कर सकते हैं तो कर क्यों नहीं देते। दरअसल यही तो बात है, यहाँ पर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है, ना कि किसी बाइसिकल का या फिर बाइक का। दरअसल इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि अगर हम इस प्रोग्राम को शुरू भी कर देते हैं तो इस एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन में तकरीबन 4 वर्षों की डिले हम पूरे जो प्रोग्राम है उसमें फेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि इंजन आने के साथ ही ये लग जाएगा। पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से उन इंजन को टेस्ट किया जाएगा, उन्हें एक बार फिर से रिगरस रीवैलिडेशन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा इससे पहले कि जो प्रोडक्शन है इसकी शुरुआत करें। यानी 4 से 5 वर्षों की जो संभावित डिले है आपको इस प्रोग्राम में फिर देखने को मिलेगी अगर इंजन स्वैपिंग को यहाँ पर कंसीडर किया गया। उन्होंने ये कहा कि इंजन स्वैपिंग तो होगी लेकिन वो इंजन फिलहाल कोई विदेशी इंजन नहीं होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि हम इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म कर रहे हैं, जहां पर हम उनके जो इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ कावेरी इंजन में जो आफ्टर बर्नर सेक्शन का इंटीग्रेशन और टेस्टिंग है इसको लेकर हम लोग अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। और ये टेस्ट बेसिकली ओल्डर तेजस ट्रेनर से किया जाएगा, यानी पुराने जो तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उनमें इंजन्स को यहाँ पर इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा। और उन्हें इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि ये जो इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को जो स्वदेशी इंजन है ये कम से कम समय में उपलब्ध करवाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कावेरी इंजन जो है अगले 3 वर्षों में तेजस में इंटीग्रेट होकर के टेस्टिंग में यूज़ किया जा सकता है और उस टेस्टिंग के आधार पे जो डेटा प्राप्त किए जाएंगे उस पे एक नया कावेरी इंजन विकसित किया जाएगा जो कि पुराने कावेरी की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होगा और वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। जीटीआरई ये क्लेम करती है कि करंट कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के इंटीग्रेशन के बाद भी 75 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। ये वही थ्रस्ट लेवल हैं जो आपको M88 इंजन में देखने को मिलते हैं जो कि राफेल में इस्तेमाल किए जाते हैं। बस फर्क इतना है कि वो ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में है और तेजस में सिंगल इंजन देखने को मिलता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेजर मॉडिफिकेशंस के बाद जो थ्रस्ट लेवल हैं इन्हें 80 किलोमीटर तक लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस को पावर करने के लिए 85 किलोमीटर तक का थ्रस्ट चाहिए, जो कि जीटीआरई क्लेम करती है कि वो अचीव कर लेंगे क्योंकि कावेरी इंजन प्रोग्राम लगातार इवॉल्व हो रहा है। और इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें जो थ्रस्ट है ये ना सिर्फ बढ़ाए गए हैं बल्कि इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी यहाँ पर स्टेबल हुई है। अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट खुद इस चीज़ को गंभीरता के साथ ले रही है और हमने कल की डिफेंस न्यूज़ में आपको कहा था कि जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है इसमें भी हमें इंजन रिलेटेड एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एचएएल ऑलरेडी इस समय जो आडा है उसके साथ कोलैबोरेट कर चुकी है, जहां पर एसेंशियल जो फ्लाइट डेटा है उसको वो ले रहे हैं और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हम उसके एयर इनटेक को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इंजन स्वैपिंग के लिए। यानी आने वाले भविष्य में अगर हमें नया इंजन यूज़ करना पड़ा तो उसके लिए हमें कोई बड़े बदलाव ना करने पड़े, इसलिए पहले ही जो मॉडुलर डिज़ाइन फिलॉसफी है उसको ध्यान में रख करके कदम आगे बढ़ाए गए हैं। और संभावित है कि कावेरी 2.0
जो कि 90 से 98 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करेगा, ये F414 को भी रिप्लेस करेगा। चलिए कम से कम देर से ही सही, पर हमारी संस्थाओं को एक बात तो समझ में आ गई कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हम विदेशी उपकरणों पर आश्रित नहीं हो सकते। कभी भी इम्पोर्टेड आइटम से हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो सकती। ये बात हमें थोड़ा सख्त लहजे में समझ में आई, लेकिन कम से कम आई तो। और तेजस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही नहीं, आपको याद होगा हमने वीडियो में बताया था कि बड़े मॉडिफिकेशन भी किए जा रहे हैं, चीज़ें इंडिजनाइज भी की जा रही हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम अपने रिफ्यूलिंग प्रोब को, जो अभी तक हम यूके से इम्पोर्ट करते हैं, उन्हें इंडिजनाइज कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में जो इंडिजिनस हमें रिफ्यूलिंग प्रोब है, ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी दूसरे जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, इन्हें इंडिजनाइज किया जा रहा है। एक चीज़ जिस पर काम चल रहा है वो है इजेक्शन सीट। STT-40 के लिए ऑलरेडी जो इजेक्शन सीट है ये विकसित की जा रही हैं, और संभावित है उसी प्रोग्राम के साथ साथ आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए भी जो इजेक्शन सीट है ये बनती दिखाई पड़ जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होने वाली है। तो देखते हैं ये प्रोग्राम अब कहाँ तक जाता है। अगली बात करें ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर है। आप सबको पता है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो लोकप्रियता है ये दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। फिलीपींस के बाद और भी जो दूसरे पोटेंशियल बायर्स हैं ये लगातार भारत के संपर्क में है। और इसी बीच ब्राजीलियन डेलीगेशन को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक ब्राजीलियन डेलीगेशन भारत आएगा, और इस दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो एक्विजिशन है इसकी डिस्कशन प्रमुख विषय होगा उनका। यानी ये जो डिस्कशन है ये उनका प्रमुख यहाँ पर विषय होने वाला है, और भारत के साथ वो इसको डिस्कस भी करेंगे। दरअसल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये मिसाइल काफ़ी कैपेबल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज के मॉडर्न वॉरफेयर में इस प्रकार के जो वेपन सिस्टम है ये दुनिया भर के आर्मी के नज़र में बने हुए हैं, क्योंकि ये जो वेपन सिस्टम है ये किसी भी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकते हैं। और ऐसे में ये एंटी सी वॉरफेयर हो गया, एंटी शिप वॉरफेयर हो गया, या फिर लैंड स्ट्राइक हो गई, उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसको तीनों वेरिएंट बनाए जा चुके हैं, जिसमें से लैंड अटैक, एयर लॉन्च और शिप बेस्ड जो वेरिएंट है ये भी बनाया जा चुका है। तो भारत यहाँ पर एक मल्टी स्पेक्ट्रम जो ऑफर है वो दे रहा है। अब ब्रह्मोस के अलावा अगर हम बात करें तो ब्राजीलियन जो डेलीगेशन होगा ये भारत के दूसरे जो रक्षा उपकरण है इनको लेकर के भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, जिसमें काउंटर ड्रोन सिस्टम हो गए, या फिर इसके अलावा जो दूसरी मिसाइल्स हैं इनको लेकर के वो भारत से बातचीत करेगा। अब ब्रह्मोस को लेकर ब्राज़ील के अलावा जो वियतनाम है ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, और वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे जो देश हैं ये लगातार भारत के संपर्क में हैं, और फिलीपींस खुद अब एडिशनल ब्रह्मोस को कंसीडर कर रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। यानी आने वाले भविष्य में हमें कुछ बड़ी और पुख्ता डिफेंस डील देखने को मिलेंगी, और ऐसे में ये चीज़ें जो है ये भारत की जो रक्षा एक्सपोर्ट की एक टारगेट है उसको पूरा करने में काफ़ी सहयोग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।